हेलो दोस्तों, श्री बालाजी क्लासेज पिराई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेएनयू जोधपुर बीएससी थर्ड ईयर की फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में जैव अणु मेन टॉपिक रहेगा। जैव अणु में लघु रुद्रात्मक पसंद करेंगे, जिसमें से 80 नंबर का पेपर होता है। उसमें से छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो लघु रुद्रात्मक टाइप के, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा अपचायिक एवं अनअपचायिक संग्रह को समझाइए। अपचायिक संग्रह अपचायिक संग्रह एक अपचायिक संग्रह वह होती है जो अपचायिक कारक की तरह व्यवहार करती हैं, क्योंकि इसमें मुक्त अवस्था में एल्डिहाइड और कीटोन समूह होते हैं। या अपचायिक संक्राएं वह होती हैं जो कॉपर +2 आयन तथा कॉपर आयन में अपचायित कर सकती हैं। सभी मोनोसैकेराइड एल्डिहाइड कीटोन समूह क्यूप्रिक और क्यूप्रस में अपचायित करते हैं, क्योंकि इनका अपचायिक संक्रा कहते हैं। इसी आधार पर संक्रा को फेहलिंग और बेनेडिक्ट का परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण के द्वारा मूत्र में शर्करा की उपस्थिति का पता लगाते हैं। वह सभी शर्कराएं जो टेल्विन अभिकर्मक का धात्विक एजी में तथा फेहलिंग को Cu2O के लाल अवक्षेप में अपचायित कर सकती हैं, अपचायिक संक्रा कहलाती हैं। अपचायिक संक्रा के उदाहरण ग्लूकोज, फैक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि। और अनअपचायिक संक्रा एक शर्करा जो दूसरे अणु को इलेक्ट्रॉन नहीं देती तथा एक अनअपचायिक कारक की तरह व्यवहार करती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट जो दुर्बल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, अनअपचायिक संक्रा कहलाता है। यह कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन तथा टेल्विन अभिकर्मक अमोनियकल नाइट्रेट द्वारा अपचायित नहीं होता है, अनअपचायक संक्रा कहलाता है। उदाहरण सुक्रोज। दूसरा क्वेश्चन हमारा ग्लूकोज फैक्टोज के लिए हावर्थ परीक्षण सूत्र को लिखिए। ग्लूकोज के लिए हावर्थ संरचना, जैसे पहले इस तरफ बना सकते हो। ये बनाया, इसके साथ इस प्रकार से लाइन खींचने के बाद ये वाली लाइन नहीं आएगी, ये वाली लाइन नहीं आएगी, इसको हटा रहा हूँ मैं। यहाँ से अभी वापस बनाते हैं। ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, इसमें यहाँ पर CH2OH और H लगाना है। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, H और OH, यहाँ पर HOH और यहाँ पर H और OH लिखना है। ये हो जाएगी अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज। इसको इस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से इस प्रकार से बनाते हुए इस प्रकार से यहाँ पर H लगाना है और यहाँ पर OH, यहाँ पर H, OH, ये OH और ये H, यहाँ पर OH, H और यहाँ पर CH2OH और यहाँ H लिखकर ये अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोज हो जाएगा। और इसके बाद में सेकेंड ये वाले बीटा ग्लूकोपाइनोरेनोज, जिसमें इस वाली स्थिति में यहाँ पर परिवर्तन होगा। यहाँ पर OH ऊपर है, यहाँ पर H नीचे आ जाएगा। उसके बाद में फैक्टोज की हावर्थ संरचना। फैक्टोज में ऊपर ग्लूकोज वाली सेम संरचना के साथ में यहाँ पर परिवर्तन होगा। यहाँ पर HH आएंगे एक, और यहाँ पर ये H ना लगकर CH2OH और यहाँ पर H लग जाएगा। इसी के साथ अल्फा और बीटा में ही यहाँ पर स्थिति चेंज कर दी जाती है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज में एस्टर का निर्माण समझाइए। ग्लूकोज में एस्टर का निर्माण, यदि मोनोसैकेराइड को सोडियम एसीटेट या पिरामिडीन जैसे दुर्बल क्षारीय माध्यम में एसिटिक एनहाइड्राइड की अधिक मात्रा के साथ अभिकृत करवाया जाए तो एनोमेरिक हाइड्रोक्साइड समूह सहित डाइहाइड्रोक्सिन समूह का एस्टरीकरण हो जाता है। यदि यह अभिक्रिया निम्न ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न की जाती है तो त्रिमिम विशेषताएं प्राप्त होती हैं। अल्फा एमाइनर और अल्फा एसीटेट तथा बीटा एमाइनर तथा बीटा एसीटेट बनते हैं। ग्लूकोज की संरचना 1 2 3 4 5 कार्बन, 6 कार्बन के साथ में यहाँ पर OH, OH, H, OH और C2OH और यहाँ पर HH, OH और H। इसके साथ में ये ऑक्सीजन जोड़कर इसको
CH3CO होल ट्वाइस O के साथ पिरामिडीन के साथ विक्रिया कराने पर अल्फा ग्लाइकोपेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, माल्टोज का हार्वर्ड सूत्र लिखिए। माल्टोज का हार्वर्ड सूत्र अनऔपचारिक भाग और औपचारिक भाग। ये अल्फा प्लस माल्टोज की संरचना, इसमें संरचना में आप देख लीजिए। और ये ग्लूकोज के 2 का स्वरूपण लिखिए। इस प्रकार लिखना है। ये सभी भारी CH2OH समूह निरक्षीय स्थिति में स्थायी स्वरूपण अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइनोरेसिस। प्रतीत संग्रह को समझाइए। प्रतीत संग्रह सुक्रोज दक्षिणी ध्रुवण होता है, तो इसका विशिष्ट गुणन का मान 66.5 डिग्री प्राप्त होता है। अम्लों द्वारा अपघटन करने पर D प्लस ग्लूकोज में समकक्ष अणु प्राप्त होते हैं। सुक्रोज कोइनोजाइमेलेज की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज में परिवर्तन को इस संग्रह का प्रतिपन्न कहते हैं। C12H22O11 को जल के साथ H2O के साथ डिल HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। D फ्रक्टोज के विशिष्ट गुणन का मान 52.6 डिग्री तथा D प्लस ग्लूकोज के विशिष्ट गुणन का मान 52 डिग्री से अधिक होता है। कहते हैं सम आणविक मिश्रण वाम ध्रुवण गुणांक होता है, अर्थात जल अपघटन के बाद स्क्यू क्रॉस का ध्रुवण गुणांक दिशा उलट जाती है। इस प्रक्रिया को इस संग्रह का प्रतिपन्न तथा सम आणविक मिश्रण का प्रतिपन्न संग्रह कहते हैं। 7वां क्वेश्चन, अति आवश्यक अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ सकते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या हैं? किन्हीं 4 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम लिखिए। उत्तर, आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम प्रोटीन अणुओं में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल कुछ का संश्लेषण उच्च जाति के जानवर मनुष्य नहीं हो पाता है, ऐसे अमीनो अम्ल को अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। इनकी कुल संख्या 10 होती है, जैसे आर्जिनिन, वेनिन, ल्यूसीन, आइसोसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, मेथिओनिन, फिनिन, एलानिन, थियोओनिन और ट्रिप्टोफैन। इस प्रकार 10 के नाम। फिर अगला क्वेश्चन आता है, निम्न के पूरे नाम लिखिए। ATP का पूरा नाम, NAD प्लस का पूरा नाम, tRNA का पूरा नाम। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। A का मतलब एडिनोसिन, T का मतलब ट्राई और P का मतलब फास्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। NAD प्लस निकोटिनामाइन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड DNA प्लस NAD प्लस का नाम। tRNA मतलब ट्रांसपोर्ट राइबोसिक एसिड। इसको हिंदी में कहें तो स्थानांतरित राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसपोर्ट राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रश्न नंबर 9, अमीनो अम्ल सार व्यवहार कैसा होता है? अमीनो अम्ल का अम्ल और सार व्यवहार कैसा होता है? उत्तर, अमीनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, अर्थात वह pH के मान के आधार पर अम्ल या सार के रूप में कार्य करते हैं। निम्न pH कम होगा तो वह प्रोटोनोकृत होते हैं और उच्च pH में वह विप्रोटोनोकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, अमीनो अम्ल विश्लेषक क्या है? अमीनो अम्ल विश्लेषक प्रोटीन, पेप्टाइन और अन्य औषधि विधियों में अमीनो अम्ल की संरचना या मात्रा निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त पद्धति को सद्भावित करता है। प्रोटीन और पेप्टाइन सहसंयोजिक रूप से बंधित अमीनो अम्ल अवशेषों के बने वैध अणु होते हैं, जो कि एक रैखिक बहुलक के रूप में व्यवस्थित होते हैं। किसी प्रोटीन या पेप्टाइड में अमीनो अम्ल का क्रम गुणों का निर्धारण करता है। प्रोटीन अणु वे अणु माने जाते हैं जो सामान्यतः एक विशिष्ट संरचना वाली वलित संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, जबकि पेप्टाइड छोटे होते हैं और उनमें केवल कुछ ही अमीनो अम्ल हो सकते हैं। अमीनो अम्ल विश्लेषण का उपयोग प्रोटीन और पेप्टाइड की मात्रा निर्धारण करने, उनके अमीनो अम्ल संगठन के आधार पर प्रोटीन या पेप्टाइड की पहचान निर्धारण करने, प्रोटीन और पेप्टाइड संरचनाओं का विश्लेषण का समर्थन करते हैं। पेप्टाइड मानचित्रण हेतु विखंडन रणनीतियों का मूल्यांकन
करने और किसी प्रोटीन या पेप्टाइड में उपस्थित असामान्य अमीनो अम्ल का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। अमीनो अम्ल विश्लेषक से पहले किसी प्रोटीन पेप्टाइड को उसके अलग अलग अमीनो अम्ल घटकों में जल अपघटित करना आवश्यक है। प्रोटीन पेप्टाइड जल अपघटन के बाद अमीनो अम्ल विश्लेषक प्रक्रिया वही हो सकती है जो अन्य औषधीय विधियों में मुक्त अमीनो अम्ल के लिए अपनाई जाती हैं। परीक्षण नमूने में अमीनो अम्ल घटकों का आमतौर पर विश्लेषण के लिए व्युत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की प्रकृति क्या है? आंसर, प्रोटीन की प्रकृति का तात्पर्य प्रोटीन से है जो अमीनो अम्ल श्रृंखलाओं से बने जटिल कार्बनिक अणु होते हैं जो विशिष्ट त्रिआयामी संरचनाओं में मुड़ते हैं, जो सभी जीवित जीवों में उनके विधियों, कार्यों और एंजाइमों, हार्मोन और संरचनाओं घटकों का निर्धारण करते हैं। यह संरचनाएं रासायनिक बंध द्वारा स्थिर होती हैं, जिनमें अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध और आगे की तह शामिल हैं, जिसमें रेशेदार और गोलाकार रूपों जैसी विविधताएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, पेप्टाइड संरचनाएं निर्धारण और अंत्य समूह विश्लेषण किस विधि का उपयोग किया जाता है? एंजाइमिक विधि एक व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि पेप्टाइड या प्रोटीन के सी टर्मिनल अमीनो अम्ल का निर्धारण के लिए कार्बोक्सिल पेप्टाइड एंजाइम का उपयोग करती है। यह एंजाइम पेप्टाइड या प्रोटीन पर केवल उस सिरे पर आक्रमण करता है जिसमें मुक्त अल्फा कार्बोक्सी समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, हीमोग्लोबिन की प्रोटीन संरचना के स्तर 4 क्या है? हीमोग्लोबिन एक गोलाकार संरचना वाला प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन को इसके संरचनात्मक गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक प्रोटीन भाग और एक हिम समूह। प्रोटीन भाग की संरचना का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है, जिसमें प्राथमिक संरचना, द्वितीयक और तृतीयक, चतुर्थक संरचनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के नामकरण क्या है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह होते हैं। इनका नामकरण IUPAC नामकरण के अनुसार किया जाता है। इनका नाम, जैसे कि इनका नाम है 1,3, सामान्य नाम ग्लूकोज फ्रक्टोज डाइऑक्सी, इनका आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? सुक्रोज फलों और सब्जियों में पाया जाता है। इनको खाने और खाद्य उत्पादन और उपयोग के लिए गन्ने और चिकुदन से शुद्ध किया जाता है। आपके चीनी की कटोर मधु सुक्रोज वही सुक्रोज है जो गन्ने, चिकुदन, सेव, गाजर, फलों से, सब्जियों से प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। शर्करा की संरचना क्या है? शर्करा सामान्य टेबल चीनी की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से बनी होती है। एक कार्बोहाइड्रेट है टेबल चीनी या सुक्रोज, एक डाइसैकेराइड है जो ग्लूकोज अणु और एक फ्रक्टोज अणु से बना होता है जो आपस में बंद होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र C12H22 और O11 होता है। यह सरल रूप से जिन्हें मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज कहा जाता है, मूल निर्माण खंड जो मिलकर सभी कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, माल्टोज की प्राकृतिक उपस्थिति क्या है? माल्टोज प्रकृति में बहुत कम होते हैं, केवल पौधों में ही पाया जाता है। ज़्यादातर अंकुरित बीजों में बीटा अमाइलेज द्वारा स्टार्च के आंशिक जल अपघटन के परिणाम स्वरूप होते हैं। माल्ट में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, माल्टोज के भौतिक गुण क्या है? माल्टोज के भौतिक गुण, गंध, कोई गंध नहीं होती है। उपस्थिति सफ़ेद पाउडर की या क्रिस्टल में होता है। सहसंयोजक बंधित इकाई 1 होती है। उष्माधारिता 298.15 केल्विन, जटिलता 382 और घुलनशीलता पानी में घुलनशील। अगला क्वेश्चन, माल्टोज में रासायनिक गुण क्या है? माल्टोज के रासायनिक गुण, माल्टोज जल अपघटन से एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। माल्टोज C12H22 और O11 के साथ जल के साथ अभिक्रिया कराने पर बनता है। माल्टोज सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। रासायनिक समीकरण नीचे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्टोज का उपयोग क्या है? माल्टोज का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। इसकी संरचना वॉल्ट के समान होती है। इसका उपयोग मजबूत किण्वन यस्ट वाले आटे में भी किया जाता है।
माल्टोज को शीघ्र अपचायक करने में सक्षम होते हैं। स्वाद और वास्तुशील सुगंधों के वाहक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग शिशु आहार में किया जाता है। माल्टोज का औषधीय उपयोग यकृत की मरम्मत और शरीर सुरक्षा आधारित है, जिसके लिए आधुनिक ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज की प्राकृतिक उपस्थिति क्या है? दूध में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। यह शर्करा गाय के दूध, बकरी के दूध और स्तन के दूध में पाई जाती है। लैक्टोज का उपयोग क्या है? लैक्टोज का उपयोग संश्लेषित दूध तैयार करने में पोषक तत्वों के रूप में किया जाता है और इसे मानव दूध की संरचना से संबंधित है के लिए शिशुओं के भोजन में भी मिलाया जाता है। यह शरीर को कैल्शियम और मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक जैसे अन्य खनिजों को अवशोषण करने में मदद करता है। अपने भौतिक और क्रियात्मक गुणों के कारण लैक्टोज को दवा उत्पादन में एक घटक के रूप में मिलाया जाता है, जैसे ही गोलियां और कैप्सूल के लिए सहायक पदार्थ और मंदक। इसका उपयोग खाद्य उद्योगों में स्वाद बढ़ाने वाले कारकों के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पके हुए माल में और पनीर, दही, खट्टे दूध के उत्पादन किण्वन में भी किया जाता है। इसका उपयोग विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में क्रोमेटोग्राफिक अधिशोषण के रूप में किया जाता है। स्टार्च निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च निर्माण कैसे किया जाता है? स्टार्च उत्पादन आमतौर पर कच्चे माल जैसे मक्का, गेहूं, आलू को साफ करके भिगोना शामिल है। इसके बाद स्टार्च को प्रोटीन और रेशे जैसे अन्य घटकों से पीस कर अलग अलग किया जाता है। निकाले गए स्टार्च के घोल को फिर शुद्ध किया जाता है और सुखाया जाता है। आगे की प्रक्रिया से स्टार्च को भोजन, चारे और औद्योगिक उपयोग के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चॉइस नंबर, मनुष्य में सेल्यूलोज का क्या उपयोग है? सेल्यूलोज पदार्थ में आहरणीय रेशे का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो अपचायनीय होने के बावजूद मल को गाढ़ा करके नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है। आंतों के मार्ग में अपशिष्ट के मार्ग में सहायता करके अपचाय पाचन में सहायता करता है। यह आंत के माइक्रोबायोम में लाभकारी बैक्टीरिया के लिए भोजन स्रोत के रूप में कार्य करके आंत के स्वास्थ्य का योगदान देता है। संभावित रूप से प्रतिरक्षा का कार्य का समर्थन करता है। कोलन कैंसर जैसे कुछ अन्य बीमारियों को जोखिम कम करता है। सेल्यूलोज के मुख्य कारण। नेक्स्ट, चिकित्सा में सेल्यूलोज का क्या उपयोग है? सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जैव निम्नीकरण पदार्थ में से एक रूप में जाना जाता है और इसकी जैव संगतता, चल स्नेहता और जैव निम्नीकरण और जैव विषमता के कारण घाव, टेसिंग, ऊतक इंजीनियरिंग, नियंत्रण, दवा वितरण प्रणाली, रक्त शोधन आदि जैसे चिकित्सा अनुप्रयोग में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सेल्यूलोज का उपयोग कब किया गया था? हयात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 1870 में पहला सफल थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर सेल्यूलोज बनाने के लिए सेल्यूलोज का उपयोग किया था। सेल्यूलोज को रेयॉन कृत्रिम रेशम का उत्पादन 1890 के दशक में शुरू हुआ और सेल्यूलोज का आविष्कार 1912 में हुआ। कागज का उपयोग के लिए कच्चा माल क्या है? 27 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, कागज निर्माण के लिए प्राथमिक कच्चा माल लुगदी है, जो कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त एक रेशेदार पदार्थ है। सबसे सामान्य स्रोत लकड़ी है, लेकिन पुनः चक्रित कागज, कपास और कुछ घास जैसे अन्य सामग्री भी उपयोग किया जाता है। लुगदी को सेल्यूलोज रेशे के निलंबन में संसाधित किया जाता है, जिससे फिर कागज की शीट बनाई जाती है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कंप्लीट। आज के यदि चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।